Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना न्यूज 18 इंडिया की खास पेशकश राइजिंग इंडिया, हमारी एक खास प्रोग्राम। बीते कुछ साल में दुनिया भर में भारत की एक नई और मजबूत देश की पहचान पुख्ता हुई है। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान की तस्वीर अब गरीबी और भूख से बिलबिलाते मुल्क की नहीं रही है। आज का भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज के भारत को दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देखती है। आज के भारत के नागरिकों को दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखा जाता है। यहाँ के नेताओं को दुनिया सम्मान देती है। आज के भारत के नेताओं को देखने सुनने के लिए जनता दुनिया के किसी भी कोने में सड़कों पर उमड़ पड़ती है। ये बदले भारत की एक झलक है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम बड़े मुल्क इस भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, वो दोनों मुल्क भारत के साथ अपने तमाम मतभेद भुलाकर एक साथ रिश्ते रखना चाहते हैं। रूस को भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से शिकायत नहीं है। अफ्रीकी मुल्कों को भारत में बड़ा भाई नजर आता है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान और जॉर्डन जैसे मुल्क भारत को अपने सबसे करीब पाते हैं। तमाम हितों के टकराव के बावजूद चीन जैसा देश अब भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखता है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अगर दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है तो उसके पीछे भारत की कूटनीति की सफलता ही है। और इन सब का श्रेय वर्तमान सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत हद तक जाता है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के मुल्कों से बेहतर रिश्ते बनाने और भारत की बदली छवि को ब्रांड की तरह पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादातर जानकार अब भारत में दुनिया पर छाने का मादा देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं। वो भी अपनी बात विदेशों में रखते हैं और भारत के अंदर जो कुछ घट रहा है उसकी तस्वीर, उसका आईना वो इस सरकार को जाकर जरूर दिखाते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि विदेश में जाकर वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी का विदेश की धरती पर देश की आलोचना करना सही है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या भारत की बदली छवि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए? और सवाल नंबर 3 हम ये भी पूछेंगे कि क्या भारत दुनिया का नेतृत्व करने का दम रखता है? राइजिंग इंडिया में दुनिया में दमदार भारत के धमक पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. India has to have a peaceful, cooperative relationship with the Chinese. India has a strategic relationship with the United States, but India is a big enough country where we have to have a relationship with everybody, including ASEAN, including the Chinese, including the United States, including Europe. My point there was that one mustn't think of manufacturing in one particular way. दुनिया के साथ भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भी हुए हैं, मधुर भी हुए हैं। और इसके लिए राहुल गांधी जी जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर होता ये ज्ञान वो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब देते। Tony Abbott, congratulations to you and the people of Australia on a successful G20. Where we are running into trouble now, right, is the levels of violence, the levels of anger that you're seeing in India. राहुल गांधी जी जिस तरह से विदेशी धरती पे जाके भारत की ही बुराई करते हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते कि जो नरेंद्र मोदी जी
बड़ी मेहनत से भारत की छवि सुधार चुके हैं वो बनी रहे। It's the judiciary. If you speak to the press, it's the press. If you speak to business people, there's business people who tell you that we feel intimidated. So there is a general atmosphere of intimidation. India is the world's largest democracy. An amazing statement. And is a natural ally of the United States. भारत और इंग्लैंड के बीच में अपनापन कितना है, हमें भारत और इंग्लैंड के समय को देखने के लिए 2 घड़ी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आपको हिंदुस्तान का टाइम नजर आ जाएगा। मैं अपना सवाल आज का आपके सामने रखता हूं, आपकी वोटिंग का हमको इंतजार रहेगा कि क्या पीएम मोदी दुनिया में मजबूत भारत की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #News18 राइजिंग इंडिया के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो इस खास शो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्टूडियो में 2 खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सलमान सोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सलमान भाई। सुधांशु त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। सबसे पहले विवेक काटजू जी जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं, हमारे साथ इस वक्त गुड़गांव से हैं। सायरा शाह हलीम जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन वामपंथी विचारधारा को मानते हैं। आलोक बंसल साहब जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। आप सबका इस पैनल में मैं स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल काटजू साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं इनिशियल 30-40 सेकेंड्स के लिए। क्या आपको लगता है कि बीते 4 साल में वर्तमान सरकार विदेशों में भारत की छवि को चमकाने में, ऊपर ले जाने में कामयाब रही है? काटजू साहब। मेरा मानना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति अधिकतर भाग में सफल रही है। ख़ास तौर से पूर्व एशिया में, पश्चिम एशिया में विश्व की महाशक्तियों के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई क्षेत्रों में, ख़ास तौर से हमारे पड़ोस में, मुझे लगता है कुछ और काम कर विदेश संबंध बढ़ाने में कुछ और काम करने की आवश्यकता है। जब आप पड़ोस की बात कर रहे हैं तो पूर्व का पड़ोस की पश्चिम का पड़ोस? अब मेरा मानना है उत्तर का पड़ोस, पश्चिम का पड़ोस खास तौर से, लेकिन इसमें अब मोदी सरकार की इतनी विफलता नहीं है जितनी कि कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशनशिप में। जी। मोदी सरकार ने प्रयास जरूर किया, लेकिन अब ये कहना कि इन सब देशों के साथ हमारे संबंध मधुर हो गए हैं, मुझे लगता है वो कुछ एग्जैजरेशन होगा। लेकिन अगर मैं मूल्यांकन करूं मोदी सरकार की विदेश नीति की तो मैं 10 में से 7 अंक जरूर दूं। जी, चलिए मैं इसी नोट के साथ डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुधांशु जी 10 में से 7 नंबर दे रहे हैं और साथ में अलर्ट भी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यही है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ संबंध बनाने की बजाय आप दूर के मुल्कों के साथ तो संबंध बनाए गए। तमाम मुल्कों में प्रधानमंत्री पहली बार गए, जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। 70 सालों में पहली बार इजराइल कोई जा रहा है, पुर्तगाल कोई जा रहा है, मंगोलिया कोई जा रहा है। लेकिन जो आसपास के मुल्क हैं, क्या वहां चूक हो गई? चीन में क्या हो रहा है, मॉरिशस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से मतभेद रखते हुए कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था तो 7 सार्क कंट्रीज के प्रमुखों को बुलाया था। और मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? भूटान की, जो हमारा बहुत छोटा परंतु बहुत घनिष्ठ सहयोगी। इसके बाद किसकी यात्रा की थी? नेपाल की। तो प्रधानमंत्री जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारे पड़ोसी देश पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है। अब मैं ये भी कहूंगा, ठीक है, उसमें पड़ोस में पश्चिम का जो हमारा पड़ोस है, आपको पता ही है कि उसकी क्या स्थिति है। परंतु अगर मैं ये भी कहूं, पहली बार ऐसा हुआ कि सार्क समिट में इस क्षेत्र के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भारत का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया। अभी आपने देखा पिछली 26 जनवरी को आसियान कंट्रीज के
कितने देशों के राष्ट्रीय प्रमुख हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो अगर हम देखें तो हम अपने नजदीक के क्षेत्र में एक बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग के साथ काम करने में सफल हुए। एक और बात कहूंगा, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ जो करीब 35-40 साल से पेंडिंग था, हमारी सरकार ने आके सेटल किया। तो मैं ये कहूंगा कि पड़ोस के संदर्भ में तो ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। आपकी राय इस सरकार के बारे में, सरकार की विदेश नीति के बारे में? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं ये कहूँ कि विवेक कज्जू जी ने तो इनको 7 नंबर दे दिए, लेकिन आपने अपने इंट्रो में उससे भी ज़्यादा नंबर दे दिए, तो वो मैं आप रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। ठीक, दूसरी बात ये है, आप कम कर सकते हैं, मैं काटूंगा नहीं, आप विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। मैं तो कम करने के लिए आया हूँ। देखिए, लगता तो जब शुरुआत हुई थी मोदी जी की, बहुत जगह पे गए और बड़े बड़े इवेंट हुए, बड़ा पॉजिटिव सी वाइब थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने अब 4 साल के बाद क्या देखा? देखिए, अगर किसी मुल्क को आपको ग्लोबल प्लेयर बनाना है, वर्ल्ड पावर बनाना है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके मुल्क में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का तो खैर बीजेपी ने इस मुल्क में भट्टा बिठा दिया, सबको डिवाइड करने में लगे हुए, वो छोड़िए। अब डिफेंस स्पेंडिंग ऐसे रेशो पे पहुंच गई कि इकोनॉमी के लिहाज से आपका जो डिफेंस स्पेंडिंग है 1956 का रेशो बना हुआ है, 1956 का। फिर रही इकोनॉमी, आपने कहा इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने अपनी गवर्नमेंट से ये पूछा कि भाई जो आपने नई मेथडोलॉजी यूज़ की, उसका पुरानी मेथडोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है? ये 7% वही है जो यूपीए के टाइम में भी 7% था, या उससे ये सिर्फ 5% है? फाइनली मैं आपको ये बताऊं, कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, चीन हो, हिंदुस्तान हो, जापान हो, सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पड़ोसी लोग आपको किस तरह देखते हैं। अगर आप पड़ोस में कामयाब नहीं रहे, आप दुनिया पे कामयाब नहीं रह सकते, ये आपको मैं बता दूं, चाहे आप कितना भी जाए। हमारा बहुत ही पुराना दोस्त नेपाल हमसे रूठा है, मालदीव्स रूठा है, श्रीलंका में चाइना का दबाव है, भूटान में चाइना का दबाव है। अब आप पाकिस्तान तो आपको पता ही है, पाकिस्तान का तो हाल सबको पता है। फिर एक दोस्त जो है जी, बांग्लादेश। आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें आप बांग्लादेश को भी विलन बनाते हैं, आपके बीजेपी के दोस्त। आप जो सीपीएम के चीफ मिनिस्टर रहे, वो हारे, उसके बाद आप उनको कहते हैं आप बांग्लादेश जाइए, उससे आप दोस्त बनाते हैं क्या? अफगानिस्तान की बात की मेरे दोस्त त्रिवेदी जी ने, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत सालों से अच्छे हैं। हमारे ताल्लुकात रूस के साथ अच्छे थे, और आप रूस और पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चाइना के साथ दोस्ती। ठीक है सुधांशु जी, 30 सेकंड्स रिबर्ट। मैं एक 3 वाक्य में जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ कब अगेंस्ट में बोलते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब रोहिंग्या मुस्लिम का मुद्दा था, तो बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कहा कि यह खतरा है, और बर्मा की एजेंसी ने भी कहा। परंतु इन दोनों पड़ोसी मुल्कों की बात, और हमारी एजेंसी कह रही है, हमारी एजेंसी पे तो चलिए आप प्रश्न उठाते, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ बोला गया, क्या ये बातें सही थी? क्या आसाम के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है बांग्लादेश को लेकर, इसलिए मैं कहता हूं ना, बांग्लादेश को विलेन बनाया हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने, जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेटर्स और शरणार्थी दोनों के बीच में भेद नहीं किया, उनको कहना था घुसपैठी हैं। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, 2007 का आईएमडीटी एक्ट को जब क्वैश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज अमाउंट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। तो हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 10 सेकंड में आपको देता हूं, 10 सेकंड बस एक ही बात। हमारे घर पे बैठे लोग हैं, उनसे आप थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर बीजेपी वाले हमारे किसी चीफ मिनिस्टर जो हारे इलेक्शन को कहते हैं आप बांग्लादेश जाओ, यानी कि आप एक हिसाब से नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं। और आपको मैं कहूं कि कल को अगर कोई दूसरी पार्टी बांग्लादेश में आई, दोस्ती खत्म करने वाले हैं, हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है सायरा अली, आप मानेंगे सलमान सोज के इस कंसर्न को? सायरा जी, आलोक बंसल में आता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने जितने बाकी पैनल स्पीकर्स की बातें जो उन्होंने रखी टेबल पे, बहुत गौर से मैंने सुना, तो दोनों ही अपने अपने तरीके से ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। अभी आप देख लीजिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत एज अ ग्लोबल पावर, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ तब्दीलियां कुछ लाए हैं, अहम या नहीं लाए। तो अभी हम बात करें, अभी 2015 में वी वर दी कंट्री विच हैड द हाईएस्ट जीडीपी। चाइना को भी पार कर लिया था।
कनाडा को भी सोच लिए पार कर लिया था। तो बहुत इस तरह की तब्दीलियां आई थी जो देश को प्रगति की तरफ लेके जा रही थी। आप देख लीजिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे फॉसिल एनर्जी की नहीं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे कि कैसे उस एनर्जी को सस्टेन करें, रिन्यूएबल एनर्जी। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक अच्छा काम किया है वो है बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड केयर इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन कुछ बातें जो गंभीर बातें हैं वो हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए और हमें इन जो प्रश्न करना चाहिए गवर्नमेंट से कि ये हो क्या रहा है। अभी देख लीजिए, बहुत अच्छा विकास चल रहा था 2015 में। सायरा जी, आप सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, सायरा जी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, लेकिन चांसेस थे कि फोकस अगर हम फॉरेन पॉलिसी पे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे तो हम सरकार के कामकाज पे अगर डिबेट करेंगे तो मुझे 1 घंटे नहीं 1 दिन तक चर्चा करनी पड़ेगी। आलोक बंसल, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जो 70 साल में, एक मिनट सायरा जी, आलोक बंसल, जो 70 साल में शायद पहली बार हमने देखा, हमारा प्रधानमंत्री इजराइल जाता है, प्रधानमंत्री इजराइल हिंदुस्तान आते हैं, भारत और इजराइल के बीच 70 साल में पहली बार ऐसा होता है। फिर इजराइल का दुश्मन नंबर 1 फिलिस्तीन, आप वहां जाते हैं, वहां भी आपका स्वागत किया जाता है। फिर उसी का अड़ोसी पड़ोसी मुल्क जॉर्डन, वहां भी आप उसका आपका किंग यहाँ आते हैं, उनका भी आप स्वागत करते हैं। तो ये जो बैलेंस बनाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों के बीच में, इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में, क्या ये कामयाबी है, नहीं है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विदेश नीति सरकार का सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है। और काटजू साहब ने 7 अंक दिए, अगर मुझे देना होता निष्पक्ष रूप से राजनीतिक माहौल से परे तो 9 अंक दिए जाने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि विदेश नीति में मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू के बाद जो इस तरीके का जो ऊंचापन देखा गया है वो शायद पहली बार देखा गया है। और आपने इजराइल और फिलिस्तीन की बात की, आपने बीच में एक चीज और छोड़ दी कि हमने जेरूसलम के मुद्दे पे इजराइल के खिलाफ वोट किया, उसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए और उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हार्दिक वो प्रसन्नता दिखा सकते थे दिखाए। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि भारत की विदेश नीति इस वक्त एक परचम, एक ऊपर जो भारत की विदेश नीति का परचम है वो बहुत ऊंचा फैल रहा है। दुनिया के किसी भी छोर में आप चले जाइए। हालांकि इसमें एक समस्या है, वो ये है कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक हैं, वो एक पुरानी विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है विदेश जो वो प्रधानमंत्री के डायनामिज्म के साथ कई बार कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है। और इसके कारण हम देख रहे हैं, जैसे कि मालदीव्स की बात की किसी ने जी, मेरे व्यक्तिगत विचार से मालदीव्स में हम थोड़ा धीरे रह गए। हमें एक्चुअली कदम जो है उठाना चाहिए था। मालदीव्स में जो समस्याएं हो रही थी उनको सुलझाना भारत का एक बड़े राष्ट्र और एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते एक नेतृत्व करना। आलोक जी, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं, दोनों पैनलिस्ट आपके बीच में बोलना चाहते हैं, सलमान भी और सुधांशु भी। मेरी मजबूरी है, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या भारत की धमक दुनिया के मानचित्र में दमदार तरीके से दिखाई दे रही है। हेडलाइंस के उस पार भी जारी। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज राइजिंग इंडिया, दुनिया में दमदार भारत की धमक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक के पहले जो बात आलोक बंसल बोल रहे थे, सायरा जी भी बीच में बोल रही थी, आलोक बंसल ने 10 में से 9 नंबर दिए। आता हूं काटजू साहब आपके पास। सलमान सोज, आप क्यों हंस रहे थे 10 में से 9 नंबर सुन के? देखिए, किस बात पे विरोध था आपका? नहीं, मेरी सोच ये है कि अगर आप हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को देखें, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जापान है, ऐसे ऐसे मुल्क जो यूरोपियन यूनियन है, आप ये देखेंगे कि कहीं पे एक पॉलिसी ड्रिफ्ट आ गया है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रशिया। रशिया हमारे डेकेड्स पुराना, बहुत पुराना दोस्त है। आजकल रशिया किन के साथ बिजनेस कर रहा है? पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ एक नया एक्सेस बन रहा है और हमारी उस पर नजर नहीं है। और मैं आपको उसका एक फंडामेंटल रीजन बताता हूं, क्योंकि आपके यहाँ जो, हमारे यहाँ जो मानिए इकोनॉमिक हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा जी, उनको कोई काम नहीं करने देता। मोदी जी एक तरफ से खुद फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, दूसरी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो काबिल हैं उनको ट्विटर पे लगा दिया वीजा देने के लिए। नहीं करती है, इसलिए रूस जो है पाकिस्तान के पास जा रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं पॉलिसी ड्रिफ्ट है, कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं विजन नहीं है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, फॉलो अप नहीं है।
चीन और अमेरिका के साथ दोस्ती की शुरुआत किसने की थी? देखिए, किसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था रशिया को पीछे छोड़कर? नहीं देखिए, ईमानदारी से बताइए, अमेरिका के सिर्फ साथ मोदी जी ने बढ़ाया कि इसके पहले मनमोहन सिंह जी ने बढ़ाया? देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज है जिसपे हर कोई गवर्नमेंट काम करती है, और हमें ऐसा तो हम नहीं कर सकते थे कि हम रशिया के साथ ही रहे और अमेरिका को नेग्लेक्ट करें। बैलेंस तो था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई, बैलेंस नहीं बचा है, खत्म हो गया बैलेंस। सुधांशु जी, देखिए, सुधांशु मैं जी। इसमें 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि भाई पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी एक कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते थे, पर उन्होंने मजबूती अपने 10 साल में केवल एक ही बार दिखाई थी। जब न्यूक्लियर डील का मुद्दा आया था तो इतनी मजबूती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन तक छोड़ दिया था, मुलायम सिंह का समर्थन ले लिया था और नोटों की गड्डी तक संसद में प्रयोग कर ली गई थी। तो भाई विदेश नीति ये थी। आप अमेरिका के पास जाने की बात कर रहे हैं, टोटल अमेरिका के आगे नतमस्तक होने का काम तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। अब मैं एक बता रहा हूं, एक फंडामेंटल अंतर, जैसा कि अभी वो सायरा जी कह रही थी, उन्होंने कहा एनर्जी के बारे में, तो मोदी जी ने आने के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अल्टरनेटिव एनर्जी में बहुत बड़ा आधार बनने वाला, उसका केंद्र भारत में बना। यानी वो भारत अब उसका सेंटर बनेगा, जो एक तरीके से नए युग के लिए महत्वपूर्ण बात है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सो साहब ने कहा कि डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और डिफेंस, यही 3 मुद्दे रहते थे विदेश नीति के। मोदी जी ने आने के बाद 2 और डायमेंशन जो भारत के बहुत महत्वपूर्ण है, एक इंडियन डायस्पोरा यानी भारत वंशी समाज, और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट। भारत दुनिया के शायद एकाध मुल्क में से एक होगा जिसका कल्चरल इंपैक्ट 50 मुल्कों तक है। मैं एक बात कहूंगा, सुनिए, मंगोलिया में आज तक हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। मंगोलिया गए तो प्रधानमंत्री जी को जानते हैं वहां किस राष्ट्रपति ने क्या भेंट किया? एक घोड़ा भेंट किया जिसका नाम था अनथक। अनथक भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था। सोचिए कैसा कल्चरल कनेक्ट है, और जिसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए कभी आप लोगों ने यूज नहीं किया। सलमान, देखिए, डायस्पोरा की बात की, हिंदुस्तान की पहली ओवरसीज सिटीजन्स की जो मिनिस्ट्री थी वो कांग्रेस ने करवाई। डायस्पोरा के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप दिलाने में कांग्रेस का ही काम। ऐसी बात नहीं कि हमने भी काम किया, आपने भी काम किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोगों को ये पता चले कि भाई ये क्यों है कि जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, चाहे वो एक छोटा सा मुल्क नेपाल, हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, या रूस जो बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसी रिलेशन खराब क्यों है? काजू साहब, क्या छोटे मुल्कों के साथ और पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बनाए रखने में कमजोरी दिखाई इस सरकार ने? कहीं फेल हो गए, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है, और मैं सोच साहब की बात से सहमत नहीं हूं कि पॉलिसी ड्रिफ्ट है। मुझे विदेश नीति में कहीं कोई पॉलिसी ड्रिफ्ट नहीं दिख रही है। और मैं ये भी कहूंगा कि आलोक बंसल जी का हमारी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट को एक क्रिटिसाइज करना भी गलत है। ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेय सब राजनीतिक नेतृत्व को जाएगा और जितनी भी बुराइयां हैं वो ब्यूरोक्रेसी को जाएंगी। नेता जो है वो ब्यूरोक्रेसी को लीड करता है, अगर वो श्रेय लेता है तो उसके साथ साथ उसको क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो ये बिल्कुल गलत एक होता है कि श्रेय तो दे दो नेता को और क्रिटिसाइज करो ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन अगर हम पूरी पॉलिसी देखें इन विदेश नीति में, तो पाकिस्तान को आप देख लीजिए, क्या मोदी जी की पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति कंसिस्टेंट रही है? 2015 याद आता है मुझे, 2015 का दिसंबर महीना। आलोक बंसल, आपकी बात पे जवाब देना चाहता हूं। मैं बोल लूं? अच्छा, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, नहीं, मैं बोल लूं, आप कंप्लीट कर लीजिए काजू साहब। 2015 में जो एक इंथ्यूजियाज्म दिखाया गया दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के प्रति, क्या आज के दिन वो जायज लगता है कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले, 2 दिन बाद सुषमा जी गई, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री गए, और उसका खमियाजा क्या निकला? पाकिस्तान से आतंकवाद पठानकोट और उरी में। हाँ, उसके बाद हमने मजबूती दिखाई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो एक पाकिस्तान के प्रति कंसिस्टेंट नीति नहीं रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा काजू साहब, ये रिकॉर्ड मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं काजू साहब, आप जब एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश में आते हैं, आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि आप पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर ले आएं। हर इनिशिएटिव लेता हिंदुस्तान दिखाई देता है, वहां से हर बार दगा मिलता है। ये गलती आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान का अतीत क्या रहा है हम उसको नहीं समझ पाए। पठानकोट हो जाता है एक हफ्ते के बाद समझ में, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है, इसमें इनकंसिस्टेंसी कहां है?
पहले हम कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे थे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, जब लगातार दगाबाजी मिली तो हमने रास्ते बंद कर दिया। सुमित जी इसमें हमने क्या, देखिए अब सुमित जी, फॉरेन पॉलिसी एक कंटिन्यूम होता है। आज के दिन ये नहीं कि हर फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत खाली मोदी जी की शपथ ग्रहण सेरेमनी से हुई। फॉरेन पॉलिसी भारत की 1947 से चल रही है जी। तो क्या हमने कुछ सबक नहीं सीखा इन दिनों में? क्या हर प्रधानमंत्री को वही मिस्टेक्स रिपीट करनी है जो कि उसके प्रेडेसेसर ने की? ठीक है, नहीं। त्रिवेदी, देखिए, मैं राजू साहब से ये कहना चाहूंगा, वो विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, परंतु हमारी फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान के प्रति एक कंसिस्टेंसी है। हमारा ये सत्ता में आने से पहले कहना था, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। अभी तक औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता यानी बायलैटरल ऑफिशियल एंगेजमेंट केवल 2 बार पाकिस्तान के साथ हुआ है। एक ऊफा में प्रधानमंत्री के स्तर पर जो लिखित में आतंकवाद के ऊपर था, यद्यपि पाकिस्तान उस पर कायम नहीं रहा। दूसरा एनएसए स्तर का बैंकॉक में, जिसमें कि केवल आतंकवाद पे बात हुई। इसके अतिरिक्त हमने किसी विषय पर बात नहीं की है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी है पाकिस्तान के साथ। काजू साहब, नहीं, मैं इस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं जी, अगर इजाजत मिले तो। जी बोलिए। ऊफा में जो जॉइंट स्टेटमेंट हमने नेगोशिएट करी थी अब नवाज शरीफ के साथ, उसको मोदी जी ने, पाकिस्तान के जनरलों ने जब वो नहीं मानी कंडीशंस, तो मोदी जी ने उस पर रियायत दिखाई पाकिस्तान को। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिहाज से मैं कह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि आज के दिन जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के प्रति, वो सही है। ठीक है सलमान, हाँ, टेरर और टॉक साथ नहीं जाएंगे, अपना पॉइंट देना, लेकिन जो पूरा रिकॉर्ड देखें तो उसमें इनकंसिस्टेंसी ठीक है। यू मेड योर पॉइंट सर। सलमान सोस, जो काजू जी जिस इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे लोगों पे है क्या है वो देखिए। फॉरेन पॉलिसी का तो आखिरकार लोगों पे असर है, मुल्क पे असर है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इतना बुरा हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल को देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर को देखिए, हमारे लोगों को देखिए, कितने हमले हैं और कितनी अनसर्टेनिटी है, कितने लोग अपने घरों से बेघर हैं बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। एक साल से कहते हैं हम इतना जोर शोर से, देखिए ये तो बहुत सर्जिकल स्ट्राइक कहते थे ना, यूपीए के टाइम में काफी काम हुआ, लेकिन चुपचाप, कभी चुपचाप मारना होता है, बोलना नहीं होता है। ये कहना कि हम ही स्ट्रांग है और कोई बहुत अच्छा स्टेप था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि पहले कभी कुछ भारत ने किया नहीं है, ये भी तो सोचिए ना। ये कहते सिर्फ हमने किया। काजू साहब आप कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी का कंटिन्यूम है, क्या मोदी जी जो काम कर रहे थे उससे पहले किसी ने कोई काम नहीं किया फॉरेन पॉलिसी पे? क्या 2005-2006 में 2005-2006 में हिंदुस्तान को ग्लोबल पावर कहना शुरू किया था, इमर्जिंग ग्लोबल पावर। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था। लेकिन मैं ये अगर हम अमेरिका के साथ दोस्ती हुई तो कांग्रेस भी मनमोहन सिंह जिम्मेदार है उसके लिए। हाँ, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जिस टाइम तक आपके इकोनॉमी, आपकी डिफेंस पॉलिसी और आपकी इंटरनल यूनिटी ना बने, तब तक आप ग्लोबल पावर अच्छी तरह से नहीं बन सकते। ठीक, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम किया। अच्छा, मैं बताता हूं, बहुत सारा काम किया। आपने हवाना में जाके ये कह दिया यूपीए 1 में कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान उसका हिस्सा हो गया। ठीक है, इस ढंग के शानदार काम हुए। और मैं पुरानी बात, भैया अभी भी जब राहुल गांधी जी जाते हैं और बाहर जाके ये कह देते हैं कि साहब इस देश में तो परिवार के हिसाब से ही सब कुछ चलता रहता है। तो इस प्रकार के काम किए। और मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूंगा, आजादी मिली तब भी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश थे और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन के उभरे थे। नेहरू जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छे कार्य किए, जिसका मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। पर फॉरेन पॉलिसी में सर पहली बार कश्मीर को ले जाके यूनाइटेड नेशंस में फंसाया। चाइना का तिब्बत पे वो स्वीकार कर लिया, परमानेंट सीट मिल रही थी उसे लिया नहीं। तो क्या क्या कहा जाए साहब? एक लाइन में कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी कहूंगा कि ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। फौज हमारी जीतती रही। आप देखिए, आप देखिए, मैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी में समझता नहीं कि आप तो वो आपकी वो सरकार थी जिसमें पाकिस्तान ने हम पे करगिल में हमला किया। आप क्या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? आप ये कह रहे थे कि भाई आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ये भी कह रहे थे कि भाई राहुल जी ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट की पॉलिसी को बाहर। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर गए और कहा कि इससे उनके आने से पहले कोई भारतीय इंडिया में प्राउड नहीं था। उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा
कि भाई कोई वी आर नॉट, इससे पहले कोई प्राउड ही नहीं था इंडिया आपने का। मेरा सेंटेंस नहीं, सुना नहीं, सुनिए, मैंने पॉलिसी की नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भारत में वंश परंपरा से ही चलता है, भारत की पूरी परंपरा क्रिटिसाइज कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं सुनिए, वैसा नहीं है। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहता हूं, आप कहते नहीं, बताइए, भगवान राम के बेटे थे लव कुश, उनका मंदिर कहीं देखा है? मंदिर होता हनुमान जी का, जो उनके शिष्य थे। तो हमारे वंश परंपरा से नहीं, सामर्थ्य से होता है। लेकिन असली आप देखिए, आप कितना भी कहें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो राहुल जी ने, आप जिसको कहते हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोदी जी ने तो ऐसा कहा और बाहर कहा। अच्छा चलिए, आप राहुल जी पे बात करना चाह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। जी बताइए। ये सब हिंदुस्तान में रहकर भी तो किया जा सकता है, आप तमाम रैलियां करते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, करते हैं, फॉरेन में है, अभी कल लौट के आए हैं, हर सेशन के बाद फॉरेन चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने फॉरेन जाते हैं, ध्यान करने बाहर जाते हैं, अच्छा खासा मीडिया कवरेज मिलता है, उनकी कही हुई बातों को रिपोर्ट भी किया जाता है, खबरें भी चलती हैं। उनको क्यों इंटरनेशनल प्रेस की जरूरत है? इंटरनेशनल प्रेस की क्यों जाके भारत का क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में 4 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, राहुल जी ने हर जगह लोगों से खुले आम बात करते हैं, टफ सवाल उठाते हैं। आप मुझे बताइए, आपको कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? हम हमेशा कहते हैं करनी क्या चाहिए, बताइए। 4 साल हो गए एक प्राइम मिनिस्टर नहीं की ना, मैं तो खुद बोल रहा हूं, लेकिन करनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं, जर्नलिस्ट मेरा तो ख्वाब है। आपको ख्वाब दिखाए अच्छे दिन के, और अच्छे दिन तो कहीं है नहीं, हम तो कहते हैं हमें बुरे दिन ही दे दो। सब बातों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, राहुल जी प्रेस करते हैं और मोदी जी क्यों नहीं करते, उसका रीजन बताता हूं। राहुल जी जब विदेश जाते हैं ना, नहीं विदेश जाते हैं ना, तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता है कहां। तो जब उनको बताना होता हाँ मैं यहां हूं, तो प्रेस करनी पड़ती है। मोदी जी तो आपको लगातार हर दिन दिखते हैं टीवी पे बोलते हुए, जनता के साथ इंटरेक्ट। सायरा जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन ये गलत बात है। आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, यहां पे लोगों का चलेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोगों पे अकाउंटेबल हैं। उनको आना पड़ेगा सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे से टफ सवाल उठाए, जर्नलिस्ट से टफ। राहुल गांधी भी दिल्ली में कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? राहुल गांधी सिंगापुर जाके सेशन कर रहे हैं, राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी को बोलिए ना हमारे सवाल ले लो। राहुल गांधी इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी के इंटरव्यूज को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों होती है? टफ तो क्या होता है, बेचारे गालियां तक सह रहे हैं आपके नेताओं की। राहुल गांधी जी, आप प्रेस से भी मिलते हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमारे नौजवानों से सवाल लेते हैं, पब्लिक नहीं, पब्लिक, यस इट इज ट्रू, नहीं इट इज आप क्या कहते हैं? आई डिफर। हैज ही नॉट गॉन टू कॉलेजेस? क्या नहीं, मैं इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं। इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात से कर रहा मिलते हैं, प्रेस का जवाब देते हैं। मोदी जी से आपने कभी क्या सवाल पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी हुई नहीं औपचारिक तौर पर। लोगों को ये सोचना चाहिए कि औपचारिक तौर पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं। सुमित जी, हिंदुस्तान के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की, और आप जाइए टफ सवाल पूछिए कि अच्छे दिन कहां हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग पूछते हैं अच्छे दिन कहां हैं। ठीक है, मेरे ब्रेक का वक्त हो रहा है। आलोक बंसल और सायरा जी, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी बहस जारी है कि क्या विदेश में भारत की धमक इस नई सरकार, जो कि अब 4 साल पुरानी हो चुकी है, के वक्त में दिखाई दे रही है, या राहुल गांधी बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रहे हैं? ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। राइजिंग इंडिया हमारी ये विशेष कवरेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। सायरा जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा बगैर वक्त गंवाए। क्या आपको लगता है, मेरा स्पेसिफिक सवाल क्योंकि राहुल गांधी पर हम बात कर रहे थे, क्या यह मुनासिब है जो राहुल गांधी करते हैं, भारत की कमजोरियां, भारत की सरकार में कमियों को जाकर इंटरनेशनल फोरम्स पर अंडरलाइन करना, बार बार कहना, इसको आप कैसा देखती हैं सायरा जी? ये प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, राहुल गांधी अभी सबको समझना होगा, वो लीडर हैं ऑपोजिशन के, तो जो अहम जो फैसले होते हैं, मुद्दे होते हैं देश के प्रति, तो वो अगर बाहर जाएंगे, इंडियन डायस्पोरा को वो एड्रेस करेंगे कि मुल्क में ये हो रहा है या वो हो रहा है, राय मांगेंगे। तो वो, मुझे नहीं लगता वो जाके निंदा कर रहे हैं देश की, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एकदम अपने हित में है अगर वो कुछ जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ एड्रेस कर रहे हैं कि ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो सामने आ रही हैं, आपकी क्या राय है? चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ सायरा जी। क्या अपने 1 घंटे के भाषण में, अपने 1 घंटे के भाषण में उनको 4 साल में इस देश में जो अच्छी बातें हुई वो दिखाई नहीं देती है, केवल खराब बातें ही दिखाई देती है? क्या ये मुनासिब है कि आप अपने खास चश्मे से हिंदुस्तान को देखें? नाजायज बात नहीं है। सिर्फ अपोजिशन के लीडर के तौर पर देखें, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते अच्छी बातें नहीं गिना सकते हैं क्या वो, कि अच्छे काम भी हुए हिंदुस्तान में? सायरा जी, देखिए, नहीं, अच्छे काम तो हुए
बाहर जो हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं और इंटरनल जो रियलिटी है, जो पोर्ट्रेयल और जो रियलिटी है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये हम लोग नहीं देख रहे। सायरा जी, आई एम सॉरी टू इंटरवीन अगेन। अमेरिका, चीन, बाहर फ्रांस, ग्लोबली हम लोग ब्रिटेन, प्रकाशित करना चाह रहे यूएई, हैं, इजराइल, जॉर्डन, आप यू नेम एनी कंट्री, आसमान का फर्क है। आपके साथ सब दोस्ती करना चाहते हैं। अगर हमारे देश में इतने प्रॉब्लम्स होते तो वो क्यों हमारे देश में आ रहे होते? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के खिलाफ हैं, वो सिर्फ बहुत ही वरिड है जो हालात आलोक बंसल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर देश के हालात इतने ही खराब हैं जैसे कि सलमान सोज ने शुरू में इशारा किया यूनिटी की बात को लेकर, तो चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस के तो आज ही वो हिंदुस्तान आ रहे हैं राष्ट्रपति, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, सब मुल्क क्यों हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? क्योंकि भारत का भविष्य सबको स्वर्णिम दिख रहा है इस वक्त। जो है भारत का जो भविष्य है वो कम से कम हर उस व्यक्ति को जो भारत से बाहर है ये दिख रहा है कि ये राष्ट्र है, बड़े राष्ट्रों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में। तो हर देश चाहता है कि ऐसे राष्ट्र के साथ हो, और ये पहले कुछ समय से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही हो रहा है, पर अगर आप देखें पिछले दुनिया के जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, 5 के जो शासनाध्यक्ष हैं वो भारत में आ चुके हैं। आज अगर आप देखें सऊदी अरब, ईरान, हर जो राष्ट्र आपस में जिनके गतिरोध हैं वो भी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। सलमान, यहां पे एक बात और कहूंगा, एक मिनट मेरे को आप 1 मिनट दीजिए जी। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ऑप्शंस। यू कैनॉट हैव अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। अगर आपकी पॉलिसी स्टोन में गड़ी हुई है तो फिर डिप्लोमेसी किस बात की? अगर आप पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ना ही लड़ना है तो फिर डिप्लोमेसी किस बात की? डिप्लोमेसी में आपके ऑप्शंस परिवर्तित होने चाहिए, समयानुसार बदलने चाहिए, और आपके जो एक्शंस हैं वो बदलने चाहिए। तो डिप्लोमेसी इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू डिप्लोमेट्स अलोन। सलमान सोज, मुझे लगता है बंसल जी को काजू साहब से इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि काजू साहब बहुत सीनियर हैं, उनकी काफी एक्सपीरियंस है। नमक डाल रहे हैं, शायद मसाला आ जाए, गुस्सा आ जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जिन मुल्कों का आपने नाम लिया कि आप कहते हैं कैसे बैलेंस होता है, आप ईरान को क्यों भूलते हैं? ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, इन्हीं को आगे लेंगे, और या गल्फ कंट्रीज जनरली हिंदुस्तान के साथ उनके काफी अच्छे ताल्लुकात काफी देर से चल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं कि इंडिया में काफी इंटरेस्ट इस वक्त है। इंडिया का इंटरेस्ट तो तब से, आपको शायद याद है, इकोनॉमिस्ट ने इंडिया का लिखा था, चाइना एंड इंडिया। नहीं सलमान साहब, ओआईसी में कितनों ने हमारे साथ वोट किया है? आप ये बताइए। देखिए ओआईसी की समिट में बताइए कश्मीर के मुद्दे पे कितने देशों ने। बंसल साहब, आप अपनी आवाज को थोड़ा कम कीजिए, तमीज से बात करते हैं हम यहाँ पे, और इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? बताइए। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो बता दीजिए। उसका जवाब कश्मीर के मुद्दे पे उसका ओआईसी की मीटिंग में कितने राष्ट्रों ने हमारा समर्थन किया था? सुनिए बात, भारत का आज ही दुनिया में रिगार्ड नहीं है, इंडिया का रिगार्ड बहुत सालों से चल रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है, मान रहे। उसके बाद इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, जो एक हिसाब से अगर फॉरेन पॉलिसी को ही देखें ना, हम ठीक चल रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ कि आपके नेबरहुड में चाइना ने एक हिसाब से प्रॉब्लम खड़ी की और आप चाइना को अपीज करने में लगे। आप अंदर मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट की बात, चाइना के साथ एक अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। सॉरी, सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। डोकलाम होता है, राहुल गांधी जाके मुलाकात कर लेते हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी और रॉबर्ट जी जाके मुलाकात कर लेते हैं। आप तो डोकलाम के इशू पर जब पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है चाइना के खिलाफ, और आप जाके वहां हैंडशेक कर रहे हैं, ये कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? कोई अगर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होती है तो कौन से ऑफिशियल्स? नहीं, क्या मतलब भारत बात नहीं कर रहा है चाइना से, आप जाके बात कर रहे हैं वहां के कमिश्नर के साथ। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं आपसे उस समय तो राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं थे भाई, किस कैपेसिटी में आप गए? चाइना तो ढूंढता है, मान लेता कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, चाइना तो ढूंढता है सुनिए ऐसे लोगों को जो देश में कमजोर कर सके देश की ताकतों को। राहुल गांधी देश को कमजोर करना क्यों गए राहुल गांधी? मना भी तो कर सकते थे। नहीं, ये गलत बात है सुमित जी, मैं मना भी तो कर सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने बाय डिफॉल्ट मैं बोल लूं इस पे कुछ जी, काजू साहब डोकलाम की बात की, तो वहां पर चाइना ने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना दिए इतने ही महीनों में? कहां ये हमारी सरकार? बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, प्राइम मिनिस्टर डोकलाम को पूछिए। काजू साहब, मैं सोच साहब से ये कहना चाहूंगा कि बेहतर होता अगर राहुल गांधी जी डोकलाम के मामले में चीनी एम्बेसडर से बातचीत नहीं करते, भारत
हमारी जो विदेश मंत्रालय से दरखास्त करते कि विदेश मंत्री या विदेश सचिव आके उनको पूरी डिटेल्स बताएं, वो बेहतर होता। भारत को और चीन को अच्छा संकेत नहीं गया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज एम्बेसडर से पहले संपर्क किया। ये गलत है, ये शोभा नहीं दिया आपको। काजू साहब, उस मीटिंग की किस तरह से इनविटेशन आई, क्या डिटेल्स मुझे पूरी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं इस खेल को जानता हूं, सोच साहब, इस खेल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं तो आपसे इतना ही विनम्रता से कह रहा हूं कि आप लोग सोच लें, इस पर बेहतर होता अगर अथॉरिटेटिव ब्रीफिंग आप सरकार से मांगते और सरकार आपको वो ब्रीफिंग जरूर देती, बताती। सलमान, ये बेहतर होता। काजू साहब, आप अभी भी मान सकते हैं, मैं हमेशा आई लुक एट द, मैं देख रहा हूं कि हम कहां पर हैं काजू साहब। चाइना बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप खतरनाक ही बोल के दोस्ती भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। चाइना में डोकलाम से हमारा हमने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल सही था और बड़ा अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ डोकलाम में। Now you are again shifting the goalpost. दलाई लामा Again shifting the goalpost. No, not shifting the goalpost. दलाई लामा के हम डोकलाम पे बात कर रहे थे, दलाई लामा बहुत नहीं डोकलाम की डोकलाम पर राहुल गांधी जी ने, नहीं, आपने गवर्नमेंट से पूछा, आपने मोदी जी से पूछा कि डोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया चाइना ने? हमने पूछा विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय पर बात कर रहा है, कैसे बना? एनएससी जाके बात किए, डिफेंस मिनिस्टर वहां जा रही है। सुनिए ना, कल ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है, आज ही अखबारों में छपा है, आपने पढ़ा होगा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ मिलकर डांस करना चाहिए, साथ चलना चाहिए। ये चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है साहब, आप हिंदुस्तान ये चाइना के विदेश मंत्री ने डोकलाम के बाद आप हिंदुस्तान के लोगों से बताइए, उनको बताइए कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना इन्हीं 3-4 महीनों में। कहां थी हमारी गवर्नमेंट? अभी क्यों पता चल? राहुल गांधी को सुषमा स्वराज का एड्रेस नहीं पता है, राहुल गांधी को विदेश मंत्रालय नहीं पता है। क्यों गए राहुल जी? राहुल जी क्यों गए? इसको कन्विंस कर दीजिए। आप राहुल गांधी के पीछे ऐसे पड़े जैसे वो प्राइम मिनिस्टर। अभी आपने विदेश में आपने कहा विपक्ष के नेता है, सवाल नहीं पूछ अभी आप कह रहे हैं विपक्ष के नेता है। नहीं, विपक्ष के नेता है तो लेट्स काम डाउन। आप राहुल गांधी से सवाल पूछते जैसे वो प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। राहुल गांधी, लेकिन आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी क्यों गए? भारत के लोग कहते हैं कि आप मोदी जी से सवाल पूछिए कि डोकलाम में पिछले 3-4 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो हमारे मोदी जी और जिस पर आप सवाल खड़े करते हैं, गले मिल रहे थे। सलमान सोज, जिस राफेल को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, उसके फ्रांस के राष्ट्रपति आज आने के पहले हिंदुस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि कोई किकबैक्स नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लीन डील है। तो इसका मतलब कांग्रेस झूठ बोल रही थी? नहीं, इसका मतलब कांग्रेस ने मिसलीड किया। मामलों में सारी चीजें विदेश से देखिए, आप कहते हैं हमसे सवाल मत करिए, आप मिसलीड कर रहे हैं, आपको सवाल मैंने पूछा। हम भारत वहां के राष्ट्रपति की बात जवाब दे दूं, मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल, अगर रफाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गवर्नमेंट को दे डिटेल्स। क्यों नहीं देती? डिटेल्स, नो सारे डिटेल्स दिए। नो, दे हैव नॉट गिवन ऑल द डिटेल्स। अगर होती तो क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन हो? आप नहीं चाहते? जनाब, पार्लियामेंट चलने का दे रहे हैं, पार्लियामेंट तो हफ्ता भर बीत गया। सुधांशु जी, इसी राफेल डील के जिस डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं, ये डिमांड कोई वैसी रीजनल पार्टी करती तो समझा जा सकता था। कांग्रेस पार्टी जिसने 56 साल इस देश पे सीधे हुकूमत की है, उसे तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डिफेंस की किस डील की कितनी डिटेल्स दी जा सकती हैं। आप उस चीज के इतने स्पेसिफिकेशंस और किन रीजंस के साथ क्या कॉस्टिंग हुई है, ये देने का अर्थ होता है कि आप अपने सारे डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज कर तो कतर ने कैसे दे दी? मुझे लगता है कि कैसे दे दी? ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। नहीं, ये नहीं, अब नहीं, उसने वो नहीं दिया, गलत है, नहीं दिया। अब मैं आपको एक बात और आपको दे सकता हूं डिटेल्स कतर और इजिप्ट के। मैं प्रोग्राम के बाद आपको भेजता हूं, मैं भेजूंगा आपको। यहां पहली बात, हमारी राफेल डील जो हुई थी, इट वाज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नॉट विद अ कंपनी like any other deals during your time. It does not matter. You have to be How does not matter? क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को कोई किकबैक दे रहा था क्या? यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? और जवाब डिटेल, जब सरकार की बात है तो भाई दो सरकारों के बीच का समझौता, उसका तो आपको सम्मान करना चाहिए। सरकारों में हमने कंपनी से डील नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं, फ्रांस की सरकार से डील किया है, और फ्रांस की सरकार ने उस कंपनी के साथ क्या किया है वो एक अलग विषय है। इसलिए मैं कहूंगा, देखिए, ये हवाई जहाज के नाम पे जितने उड़ ले, उससे हकीकत जमीन पे जो इनके पैर उड़ गए हैं वो नहीं साथ में आने वाले। मैं एक बात सिर्फ कहूंगा, हमारी विदेश नीति का एक सबसे बड़ा जानते हैं उदाहरण, 2 शब्दों में, यमन और योगा। यमन में जब लड़ाई हो रही थी
तो आपने कहा ना, दो देशों के बीच में तो हम लोग कर ले जाते हैं। यमन के अंदर जो लड़ाई हो रही थी, यानी गवर्नमेंट और विद्रोही गुट के बीच में, वहां प्रतिदिन 2 घंटे का सीज फायर सिर्फ भारत के विमानों को ले जाने के लिए होता था, और हमने अपने नागरिक ही नहीं निकाले, 19 देशों के नागरिक निकाले, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भी हमसे रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान के नागरिकों को हमने निकाला। यह भारत का सम्मान था। और योगा में कहूंगा, यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब 170 से अधिक देश समर्थन नहीं किया, सेकंड करने वाले बने, द्वितीयक बने किसी प्रस्ताव में। ये हमारा 15 सेकंड सलमान और बहुत खुशी की बात है, और हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन आपको याद है जब मालदीव्स में हमला हुआ, किस गवर्नमेंट ने मालदीव्स में स्टेप लिया कि वहां पे मालदीव्स की गवर्नमेंट ना गिरे? वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दमदार गवर्नमेंट थी। बिल्कुल। और इस बार क्या हो रहा है, मैं आपको ज्यादा नहीं बता, मालदीव्स में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। नेबरहुड हमारा खतरे में है। हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में कोई और मुल्क यहाँ खेलना शुरू करे, वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। ठीक, एक पंक्ति मैं आखिर में आ गया हूं। आप सबसे चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा आखिरी सवाल था, काटजू जी ने पहले ही जवाब दे दिया। 10 में से 7 नंबर दिए, आलोक बंसल ने 10 में से 9 नंबर दिए। मैं बाकी तीनों पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, विदेश नीति के मामले पर सायरा जी कितने मार्क्स देंगी आप इस सरकार को, मोदी सरकार को, बीते 4 साल में? सायरा 6 दूंगी, 10 में से 6 दूंगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास, आगे बहुत जाना है और सलमान बहुत कुछ सलमान काम हो सकता है। देखिए मैं ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, विपक्ष के नेता की तरह नहीं, ईमानदारी की तरफ से। इवेंट मैनेजमेंट में 10 में से 10, लेकिन हाइप में 10 में से 10। बाकी का मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बस देश के लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बढ़ा है, उसे एक पंक्ति में समराइज करना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। चलिए, थैंक यू सो मच तमाम लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये खास कवरेज में आप लोग जुड़े, और तमाम खबरों के लिए अब सीधे चलेंगे सौबात की एक बात के पास, किशोर के पास।